वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिडबर्ग इक्वेशन के बारे में कि क्यों ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट है 11th में पढ़ना, और इससे हमको क्या बेनिफिट हुआ हाइड्रोजन को समझने में या फिर दूसरे एलिमेंट्स को समझने में। तो दूसरे एलिमेंट्स के एटम के बारे में तो नहीं जानना है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में जानना है। तो हाइड्रोजन को समझने में क्या इंपॉर्टेंट भूमिका है इस रिडबर्ग इक्वेशन का, या उसी को रिड्ज इक्वेशन भी बोलते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। पर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा रिडबर्ग इक्वेशन का डेरिवेशन, जो कि मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज कि रिडबर्ग इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल जानना जरूरी है, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। तो जब मैं बोर्स एटॉमिक मॉडल बताऊंगा तो इसका डेरिवेशन बता दूंगा, किसका, रिडबर्ग इक्वेशन का डेरिवेशन बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसमें जानेंगे कि रिड्ज इक्वेशन से कैसे हम लोगों को हाइड्रोजन के बारे में या अदर एलिमेंट्स के बारे में, उसके एटम के बारे में बेटर कैसे अंडरस्टैंडिंग हुआ, कैसे उसको समझे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में हम जान लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटम कैसा दिखता है। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और यहाँ ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह का है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है उसका, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या होता है, ऐसा कुछ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्बिट का मतलब वो इलेक्ट्रॉन में कितना एनर्जी है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन में 5 यूनिट लेते हैं, कोई भी यूनिट होगा, 5 यूनिट जो एनर्जी का यूनिट है वो इसका एनर्जी है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। 7 एनर्जी रहेगा, उसी का 7 यूनिट एनर्जी रहेगा, 7 यूनिट, तो ये सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा। उसी का 11 यूनिट रहेगा, कितना रहेगा, 11 यूनिट, तो इस ऑर्बिट में रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में रहेगा। इससे ज़्यादा हुआ तो फोर्थ ऑर्बिट में रहेगा, इससे भी ज़्यादा हुआ तो फिफ्थ ऑर्बिट में रहेगा। तो ये जो है ये ऑर्बिट डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, वहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी है। अब इससे कम नहीं होगा, अगर इससे कम होगा ना एनर्जी तो ये न्यूक्लियस में फॉल आउट कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में जाके टकरा जाएगा, और ये एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये एटम कोलैप्स हो जाता है, इसका मतलब दुनिया में जितने भी एटम्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और ये दुनिया बसती ही नहीं, ये दुनिया खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब ये गिर नहीं रहा है इसमें, अगर इसमें नहीं गिर रहा है तभी तो दुनिया बची हुई है। अगर ये न्यूक्लियस में चला जाता कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जनरली इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते तो दुनिया में जितने भी एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में चले जाते और ये पूरा दुनिया क्या हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में नहीं जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रह रहा है, तो उसका मान लो कुछ एनर्जी होगा उसमें, तो इसको 5 यूनिट माने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका 5 यूनिट ही एनर्जी होता है, मतलब वो कुछ भी एनर्जी हो सकता है। तो वो अब इससे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे दूर वाले ऑर्बिट में रहेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला क्या होगा, उससे दूर वाले में। तो देखो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है। तो इस एटम के इस स्टेट को, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसके सबसे छोटे ऑर्बिट में रहता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ये कौन से स्टेट में है, ये है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वही अगर इसमें हम एनर्जी भेजे, इस हाइड्रोजन के एटम में क्या भेजे, एनर्जी भेजे, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में चला जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, ये सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट। तो इसके बाद ये हाइड्रोजन कौन से स्टेट में हो गया, एक्साइटेड स्टेट में। ये मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट के सेकेंड में चला जाएगा, या और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो थर्ड में चला जाएगा, वो भी क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट। तो बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं, और ग्राउंड स्टेट क्या होता है, किसी भी एटम का एक होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में हो, फर्स्ट ऑर्बिट में हो, तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी ऑर्बिट में रहेगा तो उसको एक्साइटेड स्टेट में बोलेंगे। तो दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए इसमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब इसमें कुछ एनर्जी दी है तो ये सेकेंड में चला जाएगा, और अगर एनर्जी देंगे इसमें, और अगर एनर्जी देंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसमें और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो किस में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चला जाएगा। अब इसके रिवर्स में सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से थर्ड में आएगा, फोर्थ से
थर्ड में आएगा तो क्या होगा, ये जो एनर्जी दिए थे वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो किस फॉर्म में रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगा। जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, जैसे कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या अल्ट्रावायलेट रेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, माइक्रोवेव भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या फिर इंफ्रारेड। इस तरह का जितना भी रेडिएशन के बारे में आपने सुना है, उस तरह के रेडिएशन में क्या होगा, इसका एनर्जी रिलीज होगा। जब रेडिएशन में इसका एनर्जी रिलीज होगा तो उसका कुछ वेवलेंथ होगा, उस रेडिएशन का क्या होगा, कुछ वेवलेंथ होगा। उसी का इक्वेशन रिडवर्ज ने एक इक्वेशन बनाया जिसमें ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जा रही हो, चाहे ये सेकेंड से थर्ड में जा रही हो या सेकेंड से फर्स्ट में जा रही हो, तो उसमें कौन सा एनर्जी निकलेगा या उसमें एब्जॉर्ब होगा, उसका वेवलेंथ क्या होता है उन्होंने ये बताया। तो उसका इक्वेशन उन्होंने दिया 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये क्या है, ये वेवलेंथ है किसका, उस रेडिएशन का जो कि निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा तब जब इलेक्ट्रॉन किसी वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आया है, इसीलिए इसको कितना जगह NF भी लिखते हैं, NF का स्क्वायर, और इसको NI का स्क्वायर लिखते हैं। F और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में आया, इसलिए NF लिखते हैं N1 को, और N2 को क्या लिखते हैं, NI, मतलब कौन से ऑर्बिट से आया। ठीक है, तो मान लो ये थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आया, तो यहाँ फाइनली कौन से ऑर्बिट में आया, सेकेंड ऑर्बिट में आया, और किस ऑर्बिट से चला था, थर्ड ऑर्बिट से चला है, तो Ni थर्ड हो जाएगा और NF क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। वही एनर्जी दे के अगर हायर ऑर्बिट में भेज रहे हैं तो फाइनली किस में गया, थर्ड में गया, था किस में, सेकेंड में था। तो इस तरह से ये होगा। तो अभी जो हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जानेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, किस ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है, उसका रेडिएशन का वेवलेंथ क्या होगा। हायर ऑर्बिट मतलब इस ऑर्बिट में से मान लो इसमें गया, या इस ऑर्बिट से इसमें गया, या इस ऑर्बिट से इसमें गया, छोटे ऑर्बिट में जाता है तो उसका रेडिएशन क्या होगा। तो ये NF जो होगा वो हमेशा छोटा होगा Ni से, मतलब ज़्यादा से कम में आ रहा है तो Ni बड़ा होगा, तो ये मान लो 5 होगा तो ये 4 होगा, या 4 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो NF या N1 क्या होगा, छोटा होगा इसमें। तो इसको ऑब्जर्व करके वेरियस साइंटिस्ट ने बहुत सारे रेडिएशन के लाइन दिए, और इसमें पहले मैं बता देता हूँ कि ये N1 N2 तो बता दिया, रेडिएशन का ये भी बता दिया। ये R क्या है, तो R एक क्या है, R एक कांस्टेंट है जिसको रिडवर्ज कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 1.0974 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो ये क्या है, रिडवर्ज का कांस्टेंट है। ठीक है, ये रिडवर्ज का कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए। वही हाइड्रोजन लाइक जो एटम है, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की तरह, उसके लिए भी एक इक्वेशन है। तो उसमें यहाँ पे जो ऐड करते हैं जेड स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जेड स्क्वायर ऐड कर देते हैं। मतलब जेड स्क्वायर का मतलब उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, वही हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या मतलब, तो हीलियम में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम प्लस हो जाएगा। तो इसका इसमें भी जो रेडिएशन का जो निकलता है या एब्जॉर्ब होता है वो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, अगर ये जेड स्क्वायर इसमें ऐड कर दें। तो हीलियम का जेड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हीलियम का जेड क्या हो जाएगा, 2 का 2 स्क्वायर 4। तो ये इक्वेशन किसके लिए हो जाएगा, हीलियम के लिए हो जाएगा। वहीं पे लिथियम की बात करें तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Li2+। तो ये भी हाइड्रोजन की तरह मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। एक मिनट, तो ये क्या है, हाइड्रोजन की तरह ये भी क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो इस सब का भी निकाल सकते हैं उस रेडिएशन का वेवलेंथ जो कि इसमें जाएगा या इसमें से निकलेगा उसका। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये सब मिटा देते हैं, ये तो कॉन्टेक्स्ट के लिए दे दिया कि दूसरे एलिमेंट्स का भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब रिडवर्ज का इक्वेशन आया तो उससे पहले सिर्फ एक जो है सीरीज डेवलप हुआ था जो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसके बेसिस पे बहुत सारे सीरीज निकले जिसको हम बोलते हैं वेरियस सीरीज, जिसमें फर्स्ट है लाइमैन सीरीज।
मतलब लाइमन का सीरीज, जो कि लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने निकाला था। इसमें N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके, सेकेंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से आके किस ऑर्बिट में आए, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। और N2 का वैल्यू क्या होगा, इससे N1 से बड़ा, मतलब 2 3 4 5 6, मतलब इसे भी जो भी आ गया 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8, ये हो जाएगा N2 का वैल्यू। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज का जो रेडिएशन निकलेगा, तो ये किसकी, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। कौन से स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब इस हाइड्रोजन में से जो इमिट होगा लाइट, उस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो मतलब हाइयर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में आएगा। तो इसलिए N1 क्या है, छोटा है, और N2 क्या है, बड़ा है। तो जब ये रेडिएशन निकला है, तो ये रेडिएशन अल्ट्रावायलेट टाइप का हो। किस टाइप का था, अल्ट्रावायलेट, यूवी टाइप का था ये लाइमन सीरीज का रेडिएशन। और दूसरा है बामर सीरीज का, BALMER सीरीज। इसमें N1 जो है वो 2 है, और N2 क्या है, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्बिट में आएगा। कहाँ से, इससे बड़े जो भी सेल्स है उससे सेकेंड ऑर्बिट में आएगा। तो थर्ड से आ सकता है, फोर्थ से आ सकता है, फिफ्थ से आ सकता है, सिक्स से आ सकता है, या उससे बड़ा जो भी है उससे आ जाएगा, किसमें, सेकेंड में। तो इस इक्वेशन से पहले सिर्फ ये वाला सीरीज का डिस्कवरी हो चुका था, किसका, बामर सीरीज का। क्यों, क्योंकि ये विजुअल रीजन में है। मतलब इसमें जो सीरीज हैं, जो इसमें से लाइट निकलेंगे, इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे, जब वो सेकेंड में आएंगे, किससे, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, तो वो विजुअल रीजन के हैं, मतलब उसमें कलर्स दिखते हैं। तो वो बामर सीरीज के थे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने इसको इजीली फाइंड आउट कर दिया था, किसको, बामर सीरीज को। फिर लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, या इससे जो भी अदर सीरीज है उसका डिस्कवरी हुआ, ये जब रिडवर्ज ने इक्वेशन दिया उसके बाद। तो अब थर्ड ये क्या हो जाएगा, विजुअल रीजन में, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये क्या हो जाएगा, विजुअल रीजन में। पास्चन सीरीज, इसमें N1 क्या हो जाएगा, 3, मतलब थर्ड जो उसका सेल होगा उसमें आएगा, किससे, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवेंथ से, और सो ऑन। इसी तरह लाइमन बार्मा पास्चन ब्रैकेट सीरीज, इसमें N1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा, 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब ब्रैकेट सीरीज। तो ये दोनों जो है, ये दोनों ये इंफ्रारेड में आते हैं। क्या, किस में आते हैं, इंफ्रारेड। मतलब इस सीरीज का जो रेडिएशन हाइड्रोजन के एटम से निकला है वो इंफ्रारेड में आता है। मतलब विजुअल आंखों से नहीं होता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगता है, या इसके लिए भी क्या लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगता है उसको देखने के लिए। तो IR इंफ्रारेड रेडिएशन, पास्चन, ब्रैकेट, और नेक्स्ट है फंड सीरीज। इसमें N1 हो जाएगा 5, और N2 क्या हो जाएगा, 6 7 8, या इससे बड़ा, ठीक है, 5 से बड़ा। इसी तरह हम्फ्री सीरीज में क्या है, N1 हो जाएगा 6, और N2 क्या हो जाएगा, 7 8, इस तरह का। तो ये सभी जो है इंफ्रारेड रेडिएशन में आता है। किस तरह का रेडिएशन निकालेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन निकालेगा ये सभी। और सिर्फ इसमें बार्मर की जो सीरीज है, बाल्मर सीरीज, ये सिर्फ विजुअल रीजन्स में है, और ये सभी क्या है, जो विजुअल रीजन्स में नहीं है, ये अल्ट्रावायलेट, और ये सभी इंफ्रारेड, ये तीनों नॉर्मल इंफ्रारेड, और ये फार इंफ्रारेड, ठीक है, उस तरह के रेडिएशन में आता है ये सभी। तो इससे रिडवर्ज इक्वेशन से इतने सारे नॉलेज उससे मिला, जिससे पता चला कि उसमें ऑर्बिट्स होता है, जिसके कारण ये N1 N2 क्या है, उससे ऑर्बिट्स है। तो ये यहीं से पता चला, क्योंकि वेरियस उसमें बैंड्स बना रहे थे। जब इमिशन स्पेक्ट्रम निकला ना, तो उसमें लाइट मान लो निकला, तो उसमें देखा कि अरे इसमें इस कलर का, स्पेशली बामर सीरीज में, यहाँ एक अलग कलर था, यहाँ एक अलग कलर था, और यहाँ एक अलग कलर था। तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे निकला। इसी हिसाब से उन्होंने ये पता किया है कि इसमें बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे इस एटम में क्या है, सेल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जिसके कारण ये अलग अलग कलर का जो रेडिएशन है वो इमिशन होता है। तो ये है रिडवर्ज इक्वेशन का बेनिफिट। और अब हम जानेंगे कि बामर सीरीज में क्या फ़ायदा है, और बामर सीरीज में कैसे अदर इस तरह के कलर्स निकलते हैं, ये सभी हम जानेंगे। अब इसको पहले मैं मिटा देता हूँ।
तो अब क्योंकि बार्मर सीरीज जो है वो विजुअल रीजन में आता है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानते हैं। जैसे बार्मर सीरीज कब होगा, जब हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा। कौन से ऑर्बिट में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, तो ये बार्मर सीरीज को आएगा। तो मान लो अगर N3 से मतलब थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड में आए, ठीक है, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 थर्ड हो जाएगा और N1 क्या होगा, सेकेंड होगा। तो इसका अगर निकाले इसमें तो 1/λ इजकल टू R 1/N1। इसमें N1 क्या होगा आप वो बताओ, N1 क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये बार्मर सीरीज है और बार्मर सीरीज में क्या होता है, N1 होता है 2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस ये N2 हो जाएगा 3, तो 1/3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा इसके आगे R इंटू 1/4 माइनस 1/9, तो R 36, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5R/36। ये आ जाएगा फर्स्ट लाइन। ये बार्मर सीरीज में फर्स्ट जो लाइन आएगा, जो कि इमिशन स्पेक्ट्रम निकलता है उसका फर्स्ट लाइन जो आएगा, तो 1/λ का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू होगा 6563 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर 1/λ का वैल्यू इतना आ रहा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेड कलर का होगा। कौन से कलर का होगा, रेड, क्योंकि ये 6563 रेड वाले एक स्पेक्ट्रम में आता है। तो ये कौन सा कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। मतलब अगर थर्ड से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन आएगा तो रेड कलर का लाइट निकालेगा। वहीं N2 अगर यहाँ पे 4 रखे और N1 2 ही रहेगा, क्योंकि ये बार्मर सीरीज की बात चल रही है, तो 1/λ क्या हो जाएगा, R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3R/16। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 3R/16 निकलेगा इज इक्वल टू 4861 एंगस्ट्रॉम निकलेगा, जिसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। तो अगर ये फोर्थ से सेकेंड में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का रेडिएशन निकलेगा, जिसका लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4861 एंगस्ट्रॉम, जो कि किस कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा। तो यहाँ से इसको इन्वर्ट करने के बाद तब यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। वही N2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, क्योंकि ये बार्मर सीरीज का है। तो 1/λ हो जाएगा 21R/100 इज इक्वल टू 4340 एंगस्ट्रॉम, जो कि कौन से कलर का होगा, इंडिगो कलर का होगा। इंडिगो जो ब्लूइश कलर में, डार्क ब्लूइश होता है उस तरह का कलर होता है इंडिगो, तो उस कलर का हो जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आएगा तो इस तरह का रेडिएशन निकालेगा। किसमें, बार्मर सीरीज में। फिर अगर N2 अगर 6 लेंगे और N1 तो 2 ही रहेगा, तो इसका 1/λ का वैल्यू हो जाएगा 8R/36 इज इक्वल टू 4102 एंगस्ट्रॉम। ये 1/λ का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू है। तो ये किस तरह का होगा, ये वायलेट कलर का, ठीक है। तो ये मेन रेडिएशंस है जो हमको दिखते हैं बार्मर सीरीज में। इसके आगे भी N7 से सेकेंड में जाएगा, N8 से सेकेंड में जाएगा, तो वो फिर विजुअल कलर्स में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे विजुअल कलर्स में हैं, वो सारे अल्ट्रावायलेट में जाने लगते हैं। जब 8 से ऊपर जाएगा ना, 8 से ऊपर वाले से सेकेंड में अगर आएगा तो वो अल्ट्रावायलेट में चला जाएगा। तो ये सभी विजुअल रीजन्स है जो हमको स्पेक्ट्रम में दिखते हैं। तो किस किस कलर का हो गया, एक रेड कलर का हो गया, सेकेंड ब्लू ग्रीन कलर का होगा, फिर इंडिगो कलर का होगा, एक वायलेट कलर का होगा। ये आपको पूरे याद नहीं करना है, लेकिन आपको समझना है कि इस तरह का स्पेक्ट्रम निकलता है, ठीक है। और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आपको याद नहीं करना है, लेकिन कलर्स आप एटलीस्ट याद रख सकते हैं कि एक किस कलर का है, रेड कलर का, जब वो थर्ड से सेकेंड में जाएगा, और
ब्लू ग्रीन आएगा जब फोर्थ से सेकेंड में जाएगा, और फिर क्या है, इंडिगो आएगा जब फिफ्थ से सेकेंड में जाएगा, और सिक्स से जब सेकेंड में जाएगा उसी को वायलेट बोलेंगे। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज को एच अल्फा सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच अल्फा सीरीज बोलते हैं। और सेकेंड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम एच बीटा, थर्ड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम एच गामा, फोर्थ लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होगा? एच डेल्टा। ठीक है, ये सारे ग्रीक लेटर्स हैं और इसी का यूज हम लोगों ने ये एच अल्फा का ही यूज किया था, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो कि मोसल्फे का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें मोसल्फे ने एच अल्फा सीरीज का स्पेक्ट्रम का यूज करके एटॉमिक नंबर का निकाला था। जिस समय मैंने बोला कि एक पार्टिकुलर तरह का स्पेक्ट्रम लिया, वो एच अल्फा तरह का ही स्पेक्ट्रम था, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। वो पार्टिकुलर कौन सा था? एच अल्फा। जब में इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड ऑर्बिट में क्या करता है? ट्रांजिट करता है, ट्रांजिशन करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लाइमन सीरीज जो यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने लाइमन सीरीज बताया, तो वो सिर्फ लाइमन सीरीज में, सिर्फ लाइमन सीरीज में ही इमिशन एज वेल एज एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम बनाता है। मतलब कोई हाइड्रोजन रखा हुआ है, उसमें एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम कब बनाएगा? जब उसमें लाइट हम भेजेंगे और उसमें से जो लाइट निकलेगा उसको एनालाइज करेंगे तो एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम बनाएगा। तो सिर्फ लाइमन सीरीज में इमिशन और एब्जॉर्शन, तो एब्जॉर्शन पता चल गया। इमिशन क्या होगा? जब वो उसमें एनर्जी रहेगा, उस हाइड्रोजन के सैंपल में एनर्जी रहेगा और वो रेडिएट करेगा, वो निकालेगा, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे तो किस तरह का स्पेक्ट्रम निकालेगा? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो सिर्फ लाइमन सीरीज में इमिशन और एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम दोनों निकलता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से जब रेडिएशन भेजेंगे, एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम के केस में देखो कि इसमें से जब रेडिएशन भेजेंगे तो एक पार्टिकुलर तरह का रेडिएशन क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। किस ऑर्बिट में? ऊपर वाले। तो सिर्फ एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम इसी में पॉसिबल है। इस सभी में सिर्फ इस सभी में बामर और पास्चियन, ब्रैकेट, फंड और हेम्फ्री सीरीज में सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम आता है। किस तरह का स्पेक्ट्रम आता है? इमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ लाइमन सीरीज में है। और ये क्यों है? क्योंकि जनरली जो हाइड्रोजन एटम होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है? ग्राउंड स्टेट में। तो उसमें एनर्जी देके बाहर वाले में भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें ग्राउंड स्टेट में तो रहता ही नहीं है, तो इमिशन एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम इसमें हो ही नहीं सकता है। सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम होता है किसमें? बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हेम्फ्री सीरीज में। सिर्फ लाइमन सीरीज में ये दोनों होता है, इमिशन एज वेल एज एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम। तो ये सभी जान लिए हम लोग रिडवर्ड्स इक्वेशन को के बारे में। इसी को रीड्स इक्वेशन भी बोलते हैं, RITZ इक्वेशन, इसी को रीड्स इक्वेशन भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जरूर कीजिए कि इस वीडियो में आपको कहीं पे भी लग रहा है कि कोई भी चीज अच्छे से नहीं लिखा गया, कोई चीज कट गया, या कोई चीज एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा, या आप उसमें सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि ये अगर कीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हो सकता है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूं और इस वीडियो को बेटर करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।